गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पढ़ा था। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना? ईएमएफ तो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। जब डायरेक्शन देखना हो तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं, लेकिन जब सिर्फ हमने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मॉडुलस लगाते हैं। ये पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब जिस कंडक्टिंग लूप के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ देख रहे थे, इस ईएमएफ को मैं मान सकता हूं कि कहीं पर कोई बैटरी लगा हुआ होगा। उसी बैटरी का ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन, बैटरी का डायरेक्शन, पोलरिटी, पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव प्लेट ये भी बन सकता है, या पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव प्लेट ये बन सकता है। तो ये बैटरी बनेगा, ये बैटरी बनेगा, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतना बात क्लियर हो गया कि इसमें एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम सिचुएशन को। कब? जब इससे फ्लक्स चेंज हो, और उस फ्लक्स जो चेंज होगा उसके कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मैं यही लिखूंगा। तो मैं इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ जिसका ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब इसके अकॉर्डिंग करंट ये, तो अगर लूप का रेजिस्टेंस R है तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? E बाई आर। और इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्यों? क्योंकि फ्लक्स के चेंजिंग के कारण ये करंट आया है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर लूप का रेजिस्टेंस R है तो सर्किट में करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। तो जहां लास्ट खत्म किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप, then current in the circuit, current in the loop is I equal to E बाई आर, और E यानी कि माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। अब सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन सर्किट में जो होगा, कंडक्टिंग लूप में जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो कैसे हम लोग देखेंगे। तो करंट का डायरेक्शन देखने का दो मेथड है, वो मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, बोर्ड के प्लेन में है। अब मैं बोर्ड के प्लेन में ही एक लूप को लेता हूं, ये लूप को लिया, कोई कंडक्टिंग लूप है ये। अगर इस वायर में करंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर? अंदर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कंडक्टिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में है जिसका डायरेक्शन इनवर्ड है, B। तो मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स बनेगा। अगर इसका एरिया, लूप का एरिया A और डायरेक्शन मान लेते हैं अंदर, क्योंकि करंट का इस लूप का डायरेक्शन इनवर्ड भी बोल सकते हैं और आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। तो अभी मैं मान लेता हूं कि लूप का डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए।
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच का एंगल 0। अगर इस लूप से जो मैंने फ्लक्स लिखा है वो वैरी करे, इस लूप से जो मैंने फ्लक्स लिखा है अगर वो वैरी करे, तो देखो तो अगर इस लूप से फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर लूप में फ्लक्स नहीं चेंज हुआ, इसमें इससे जो फ्लक्स मिल रहा है वो चेंज ना करे तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ 0 मिल जाएगा। तो फ्लक्स वैरी करेगा तभी ईएमएफ मिलेगा और कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिलेगा। तो इस फ्लक्स को वैरी करना चाहिए। अगर मैंने करंट फिक्स कर दिया, लूप फिक्स कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स, एरिया भी फिक्स, तो फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट तो इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, करंट को इंक्रीज करवाता हूं। करंट का मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन वही रखता हूं, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो यहां से देखो तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करवाएंगे या कहो चेंज करेंगे, करंट चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि करंट इंक्रीज करने से करंट का इस करंट को इंक्रीज करने से इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर इसके करंट को मैं डिक्रीज करूंगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए, मान लेते करंट इंक्रीज कर रहा है, मैं लूप का डायरेक्शन, लूप में जो एरिया का डायरेक्शन है वो मैं इनवर्ड मानता हूं। कोशिश किया करो कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया लिया करो, ताकि फ्लक्स पॉजिटिव लिख सकें हम लोग। नहीं तो समझने में आंसर तो वैसे भी आ जाएगा नेगेटिव फ्लक्स से भी, लेकिन अपने को मैथमेटिकली सोचने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मैं अगर कहूं कि लूप में करंट क्लॉकवाइज आया, मान लिया ऐसा, एक बार मानते हैं कि लूप में करंट क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज आ गया तो करंट के डायरेक्शन को देखकर ही एरिया का डायरेक्शन हम कहते हैं। तो देखो तो एरिया का डायरेक्शन किधर, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, एरिया भी इनवर्ड, तो फ्लक्स कितना बन जाएगा, BA। मैं ये मान रहा हूं कि करंट क्लॉकवाइज है, एक्चुअली में इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्लॉकवाइज करंट मान करके एरिया का डायरेक्शन इनवर्ड लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड था, फ्लक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्लक्स। अब मैं इस करंट को बढ़ा रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, I को मैं इंक्रीज करूंगा, दिस इंप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करने से B इंक्रीज करेगा, और B इंक्रीज करने से करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें तो करंट बनेगा। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो d∅dt पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो d∅dt पॉजिटिव मिलेगा। ये तो क्लियर है, ये इंक्रीजिंग है तो रेट ऑफ चेंज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर डिक्रीजिंग होता तो रेट ऑफ चेंज निगेटिव मिलता। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा तो d∅dt पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो देखो तो करंट क्या हो जाएगा, -1/r d∅dt। ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव लेते नहीं है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल करंट कैसा मिला, नेगेटिव। ये नेगेटिव बता रहा है करंट कि जो मैंने डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव आता करंट तो जो करंट मैंने लिया था वो सही होता,
लेकिन करंट मेरा क्या आ गया, निगेटिव। निगेटिव आ गया मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया है उसका अपोजिट है, यानी करंट कैसा मिलेगा इसमें अपने को, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोगों ने डिसीजन ले लिया। तो इस स्ट्रेट वायर में मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तुमसे ये भी पूछ सकता है इस सिचुएशन को देख करके, करंट का डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो करंट का डायरेक्शन यहां से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब मैं दूसरा वाला केस करता हूं। अगर मैं स्ट्रेट वायर में करंट को डिक्रीज करता तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता, डिक्रीज करता। कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी क्या होता, डिक्रीज करता। अच्छा मैं मान के चला हूं, वही करंट कैसे बोला था, क्लॉकवाइज मान लिया था मैं, ताकि मैं फ्लक्स को पॉजिटिव लिख सकूं। करंट को मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स पॉजिटिव, करंट बढ़ाऊंगा बी फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाऊंगा बी फील्ड घटेगा, और बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव नहीं निगेटिव। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज करे तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यहां से देखो तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि जो करंट का मैंने डायरेक्शन लिया है वो सही है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट ही बनेगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि जब इस स्ट्रेट वायर में करंट को डिक्रीज करेंगे तो क्लॉकवाइज करंट, और करंट को इंक्रीज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। अब तुम इसको खुद से एक दो बार, कम से कम 2-3 बार इसको खुद से रिपीट करना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तुम स्ट्रेट वायर लेना, करंट लूप लेना और इसका दोनों केस देखना, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। ये हो गया। तो करंट का डायरेक्शन यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो देख लो ये नेगेटिव साइन किस लिए था, करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए। ये बात क्लियर हो गया। करंट का डायरेक्शन एक और मेथड से हम लोग ऑब्टेन करते हैं जिसको बोलते हैं लेंज लॉ। और ये लेंज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि तुम्हारे बोर्ड में पूछ दे। और मैंने देखा है कि बिहार बोर्ड में तो अक्सर कम से कम 2-3 साल बाद पूछ ही देता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेंज लॉ क्या है, एक मेथड है करंट के डायरेक्शन को बताने का। जो अभी मैंने करंट का डायरेक्शन बताया, इसके अलावा भी एक मेथड है करंट का डायरेक्शन बताने का, जिसको बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ। तो लेंज लॉ करंट का डायरेक्शन बताने का एक मेथड है। तो अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं जो कि लेंज लॉ है। और जनरली जो लोग लेंज लॉ से ही देखते हैं, ये भी एक मेथड है, लेकिन इस मेथड से लोग कम ही एक्सप्लेन करते हैं, जनरली लेंज लॉ से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे, एक मेथड तुम पकड़ लो, लेकिन लेंज लॉ तो तुमको आना ही चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं लेंज लॉ। लेंज लॉ, ये लेंज का लॉ क्या है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ये है क्या। ये बोल्ड लाइन दिखा रहा हूं, ये बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अंदर वाला पोर्शन है। ये बाहर वाला पोर्शन ये बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इधर मैं कोई मैग्नेट रखता हूं, नॉर्थ पोल,
इस मैग्नेट को मैं इधर करूँगा तो इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो तो यहाँ ज़्यादा डेंसर लाइन है, यहाँ ज़्यादा रेयर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो जाहिर है यहाँ इस लूप से ज़्यादा लाइंस पास करेगा। ऐसे भी देखो ना, जितना क्लोज करोगे ज़्यादा लाइंस पास करेगा। तो क्लोज लाने से इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ से चेक करना है। तो मैं इस साइड से देखता हूं। ये देखो तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट तो प्रोड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं। मैग्नेट को मूव करवाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट बनेगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जो भी हो डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट लूप का क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। इस मैग्नेट के कारण तो फ्लक्स बन ही रहा है। जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ, उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे दो फ्लक्स बनेंगे, एक तो मैग्नेट वाला, एक इंड्यूस्ड करंट के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके फ्लक्स को, इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। डिपेंड करता है कि साइन वाइज अपोजिट है या सेम, या अपोजिट है या सेम है। तो अगर साइन वाइज सेम हो गया, मान लो कि इस मैग्नेट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें ऐसा करंट बना, मान लो क्लॉकवाइज, सपोज करंट क्लॉकवाइज बना, तो फ्लक्स इसका भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया मैंने इधर ही माना दोनों के लिए। मैंने इस लूप का एरिया इधर माना है, तो इसका फ्लक्स भी पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका भी फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स इससे इंक्रीज कर गया। लेकिन अगर जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसमें इंड्यूस्ड हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड किधर, इधर, और एरिया किधर, इधर, तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स नेगेटिव, मैग्नेट का फ्लक्स पॉजिटिव, इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स अगर नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इससे नेट फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे इस मैग्नेट का जो फ्लक्स है उससे ज़्यादा फ्लक्स भी मिल सकता है, इस लूप से कम भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स है वो सेम साइन का है या अपोजिट साइन का है। अब लेंज लॉ ये कहता है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ताकि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स का चेंज, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करे। तो मान लो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इस कारण से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि जो फ्लक्स इंक्रीज करने के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे। इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे मतलब ऐसा भी फील्ड प्रोड्यूस हो कि फ्लक्स को घटाए, इसके फ्लक्स को। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेंज लॉ ये कहता है कि इसमें ऐसा करंट का डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है करंट, या तो फ्लक्स के इंक्रीजिंग के कारण या फ्लक्स के डिक्रीजिंग के कारण। सपोज इंक्रीजिंग के कारण हो रहा हो इसमें करंट प्रोड्यूस, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाए,
फ्लक्स बढ़ रहा है इससे, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाएगा। और अगर फ्लक्स इससे घट रहा है इस मैग्नेट का, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ाएगा। अब देखो तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इससे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब इससे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाए, और फ्लक्स को घटाने के लिए बी फील्ड किधर प्रोड्यूस होना चाहिए? इधर। मैग्नेट का फील्ड इधर है तो लूप में करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि बी फील्ड इधर बने। ये मैग्नेट फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है इस लूप से, तो ऐसा करंट इसमें इंड्यूस करवाऊंगा कि फ्लक्स को घटाए। अब फ्लक्स को घटाने के लिए देखो तो मैं करंट एंटी क्लॉकवाइज दे दूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? मेरी तरफ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इस लूप से वो घट जाएगा, और घट जाएगा तो घटा ही तो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इंड्यूस करंट फ्लक्स को घटाएगा। अगर मैं मैग्नेट को दूर ले जाता तो इस मैग्नेट का इस लूप से फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो इसमें फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ा देगा। और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कैसा करंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर करंट देंगे तो क्या होगा? अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करके मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो लेंज लॉ कहता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेंज लॉ कहता है कि अगर इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है मैग्नेट के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इंड्यूस्ड करंट ऐसा रखो कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट बने। अगर इससे फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा रखो डायरेक्शन कि फ्लक्स को बढ़ाए, मतलब बी फील्ड सपोर्ट करे। इंड्यूस्ड करंट का बी फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो सिचुएशन क्लियर हो गया कि लेंज लॉ ये कहता है कि फ्लक्स अगर इसमें बढ़ने के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स को घटाए, और फ्लक्स घटने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाए। कुल मिलाकर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा अपने को इंड्यूस करंट के कारण। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर रखना पड़ेगा, यानी करंट क्लॉकवाइज। अगर मुझे इससे फ्लक्स घटाना है तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? करंट एंटी क्लॉकवाइज मेरी तरफ से। तो इस बेसिस पर इसको मैं लिख रहा हूं। पहले इसको मैं एक्सप्लेन इसका मैं आंसर भी कर देता हूं, बाद में मैं इसको लेंज लॉ लिखूंगा। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इससे फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे इसमें ऐसा करंट इंड्यूस करवाना पड़ेगा कि फ्लक्स को घटाए, और फ्लक्स को घटाने के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर रखना पड़ेगा? इंड्यूस करंट का इधर, यानी मैं इधर से देखूं, इधर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या? एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरी तरफ से। अगर इधर से मैं देखूंगा तो यही करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा मुझे। तो ये भी आई भी इस तरह से आई बना देता है, और उसके अकॉर्डिंग तुमसे पूछ लेगा कि इधर से देखने पर, तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट और इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव भी तुमसे पूछ सकता है इसको, ऐसा ही डायग्राम देकर के पूछ ले। अब मैं इसका ये वाला केस ले लेता हूं। अगर मैं दूर करूं मैग्नेट को, तो देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जितना दूर ले जाऊंगा उतना कम लाइंस इससे पास होगा, और कम लाइंस पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा।
तो लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस करवाओ कि जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करे। तो फ्लक्स घटने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दूर करने से इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स घटने के कारण। तो मुझे फ्लक्स बढ़ाना है तो जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का फील्ड है उधर ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए करंट को क्लॉकवाइज करंट दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी कि इस केस के लिए करंट मेरी तरफ से क्लॉकवाइज और इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज, दूर ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज, नजदीक ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आगे भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग लेंज लॉ लिख लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो ईएमएफ या तो फ्लक्स बढ़ने के कारण प्रोड्यूस हो रहा होगा या घटने के कारण। तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स बढ़ रहा है इसमें तो घटाएगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है इससे तो बढ़ाएगा, इंड्यूस करंट वाला फ्लक्स। तो अपोज करता है, जिस कारण से करंट इंड्यूस हो रहा है उसी रीजन को अपोज करता है। It is a method to find direction of current direction of induced current। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट itself produces magnetic field and hence magnetic flux. This magnetic flux, induced current के कारण magnetic flux, this magnetic flux may increase or decrease the original flux depends on the sign of magnetic flux due to induced current। लेंज लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन लेंज लॉ भी मैंने लिखा नहीं है। लेंज लॉ सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन उस 2 लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। तो कैसे कितने मार्क्स का आता है उसके बेसिस पर तुम लिखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब मैं एग्जैक्टली लेंज लॉ क्या होने जा रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। तो इंड्यूस करंट का फ्लक्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है ओरिजिनल फ्लक्स को। अब लेंज लॉ क्या कहता है, पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू लेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंज द डायरेक्शन ऑफ induced current in such a way that
according to Lenz law, according to Lenz, the direction of induced current in such a way that it opposes the change. किसको अपोज करता है? चेंज को. मतलब बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा. It opposes the change that has induced it. It opposes the change. मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा. That has induced it. जो इसको प्रोड्यूस किया, जो इसको इंड्यूस किया है. तो फ्लक्स बढ़ने के कारण भी इंड्यूस हुआ होगा या फ्लक्स घटने के कारण? अगर बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट घटाएगा, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो इंड्यूस करंट का फ्लक्स बढ़ाएगा. तो यही है लेंज लॉ कि जिस कारण से इंड्यूस करंट आया उसी कारण को अपोज करेगा. तो बढ़ने के कारण आया है तो घटाएगा, घटने के कारण हुआ है तो बढ़ाएगा. अब मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं. एक एग्जांपल और करता हूं. ये बाहर वाला है. इस बार मैं नॉर्थ पोल ना रख करके साउथ पोल को फेस करवाता हूं. अब तुम बताओ, तुम पहले खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके बताना. मैं मैग्नेट को नज़दीक ले जा रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. मैं इधर से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज करंट बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज. वीडियो को पॉज करके सोचना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम देखना उसको कि तुम्हारा सही हुआ या गलत. ये जो बोल्ड लाइन दिखाता हूँ वो बाहर वाला पोर्शन है, और जो ये अंदर वाला पोर्शन. हाँ, तो मैं इसको नजदीक कर रहा हूं, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट या एंटी क्लॉकवाइज. अब साउथ पोल पर मैग्नेटिक लाइंस टर्मिनेट करता है, तुम्हें पता है. अब देखो, तो मैं नज़दीक करूंगा तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि देखो ना, इसको ज़्यादा नज़दीक लाऊंगा तो ये वाला हो सकता है यहाँ वाला पोर्शन यहाँ पहुँच जाए, तो ज़्यादा डेंसर लाइन मिलने लगेगा अपने को. तो इसको नज़दीक लाने से फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब इससे फ्लक्स बढ़ रहा है. तो मुझे क्या करना है? फ्लक्स घटाना है. ऐसा इसमें करंट रखना है कि फ्लक्स घटाना है. फ्लक्स घटाने के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, इधर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है. फ्लक्स बढ़ रहा, मुझे घटाना है. घटाने के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर रखना पड़ेगा. इधर यानी क्या? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इससे फ्लक्स घट जाएगा. फ्लक्स बढ़ा रहा है तो मुझे घटाना है. तो इसके कारण, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स बन रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो मुझे फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस करना है कि फ्लक्स को घटाए ओरिजिनल को. तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे रखना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज. अब जाहिर है इसको दूर करूंगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. उसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूं. कैसे? मैं दूर करूंगा मैग्नेट को तो इससे कम मैग्नेटिक लाइंस पास करेगा. कम मैग्नेटिक लाइंस तो मतलब फ्लक्स घटेगा. फ्लक्स घटने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो मुझे फ्लक्स बढ़ाना है, और फ्लक्स बढ़ाना है तो जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड मुझे रखना पड़ेगा. इधर मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा. तो करंट मैं कैसे दूंगा? एंटी क्लॉकवाइज. तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है.
तो करंट का डायरेक्शन इस केस के लिए ये हो जाएगा मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। अभी तक जो मैंने फ्लक्स चेंज करवाया, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था किस कारण से? मैग्नेट के मूवमेंट के कारण। कोई जरूरी नहीं कि मैं मैग्नेट को ही मूव करवाऊं, लूप को भी करवा सकता था, बात वही था। इस मैग्नेट को फिक्स कर देता, लूप को इधर से इधर लाता, इधर से इधर लाता तो क्या होता? फ्लक्स इंक्रीज करता। तो मैग्नेट को दूर ले जाओ, मैग्नेट को दूर ले जाओ, सॉरी, मैग्नेट को मूवमेंट करवाओ या लूप को मूवमेंट करवाओ। तो मैं मान लो मैग्नेट को नहीं मूव करवाता, मैं लूप को ही मूव करवाता हूं, लूप को मूव करवाता हूं, टुवर्ड्स ले जाता हूं। टुवर्ड्स ले जाऊंगा तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ऐसा करंट प्रोड्यूस करवाना है कि फ्लक्स घटाए। तो कोई जरूरी नहीं कि लूप ही मूवमेंट करे, सॉरी मैग्नेट ही मूव करे, लूप भी मूव कर सकता है। अब मैं इसके अलावा और दूसरे सिचुएशन दिखाता हूं जहां पर फ्लक्स का चेंज हो सकता है। कैसे? यहां पर तो मैग्नेट के कारण भी हो सकता है। अच्छा, मैं मैग्नेट को अगर ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमाऊं, तो क्या इससे फ्लक्स चेंज होगा? क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट को ऐसे घुमाने से इसमें फ्लक्स, इसमें इससे जो फील्ड पास कर रहा होगा वो फील्ड लाइंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे घुमाने से। अब इसके अलावा मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं करंट का डायरेक्शन ऑब्टेन करने का। अभी तक क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण फ्लक्स कैसे लिख रहे थे? BA। तो अभी तक क्या चेंज हो रहा था? इसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब मैं क्या करता हूं, इसको कांस्टेंट कर देता हूं और इसको चेंज करवाता हूं। तो फ्लक्स को चेंज मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा के करवा सकते हैं, फ्लक्स का चेंज एरिया को चेंज करवा के करवा सकते हैं, फ्लक्स का चेंज दोनों को चेंज करवा के करवा सकते हैं। या फिर जनरल फार्मूला तो ये होता है ना, BA cos थीटा। अगर दोनों के बीच कुछ एंगल रहा, दोनों के बीच कुछ एंगल रहा तो फ्लक्स का फार्मूला ये बनेगा। अब इसको चेंज करने के लिए या तो इसको चेंज करो, या इसको चेंज करो, या इसको चेंज करो, या कोई दो को चेंज करो, या तीनों को चेंज करो। तो फ्लक्स का चेंज कहो या EMF इंड्यूस्ड बोलो, बहुत तरीके से हो सकता है। या तो B फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या दोनों के बीच का एंगल चेंज करो, या तीनों चेंज करो, या कोई दो चेंज करो। अभी मैंने सिर्फ एक बताया था, एक डिस्कशन किया, किसके चेंजिंग के कारण? B के चेंजिंग के कारण। अब मैं एरिया के चेंजिंग के कारण करने जा रहा हूं, सिर्फ एरिया। तो मैं मान लेता हूं ये कोई कंडक्टिंग लूप है, यू शेप का लूप, नहीं कंडक्टिंग रेल बोल सकते हो। जो कि यू शेप में है। कंडक्टिंग वायर बोल दो, रेल बोलना, रेल भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग वायर है यू शेप का। ये पूरा का पूरा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर? इनवर्ड। मैंने क्या किया, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, दिख तो रहा है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ये इस तरह से वायर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। इसको ऐसे ही इमेजिन करना। ये जो था, इस कंडक्टिंग वायर पर मैंने एक कंडक्टिंग वायर रख दिया इस तरह से। क्लियर है? अब देखो तो ये कंडक्टिंग लूप बन गया, क्योंकि ये भी ये कंडक्टिंग वायर है।
स्ट्रेट वायर। अब ये कंडक्टिंग लूप बन गया सिस्टम। मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर को इधर खींच रहा हूं, मूवमेंट दे दिया। तो देखो तो ये जो एरिया था वो एरिया चेंज होने लगा। अभी इससे कुछ फ्लक्स है, मान लो एरिया ए है, एरिया ए है और बी फील्ड भी है, तो इससे कुछ फ्लक्स है इस एरिया से। अब मैं इसको वायर को आगे बढ़ाऊंगा तो लूप का एरिया बढ़ेगा, तो लूप का एरिया चेंज हो रहा है, एंगल फिक्स है। मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो cos 0 1। तो यहाँ पर एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या, तुम वीडियो को पॉज करके सोचना, इस जो लूप में करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग इससे फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि इसमें करंट फ्लक्स बढ़ने के कारण है, तो मुझे ऐसा करंट रखना है कि फ्लक्स को घटाए। तो फ्लक्स को घटाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसके अपोजिट मुझे मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा, मुझे बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। देख लो, अगर मैं इधर वेलोसिटी दे दिया होता इस वायर को, स्ट्रेट वायर को, तो फ्लक्स घट रहा होता क्योंकि एरिया घट रहा होता। तो फ्लक्स घट रहा होता तो मुझे बढ़ाना था, तो बढ़ाने के लिए क्या करता, मैं मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड रखता, यानी कि क्लॉकवाइज करंट। तो आई थिंक इतना एग्जाम्पल काफी है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑब्टेन करने के लिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो ऐसा करंट रखो कि फ्लक्स को बढ़ाए, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसा करंट रखो कि फ्लक्स को घटाए। बढ़ रहा है तो घटाए, घट रहा है तो बढ़ाए, मतलब अपोज करे। अब मैं तीसरे तरीके से फ्लक्स का चेंजिंग दिखाती है, मैं प्रोड्यूस दिखाता हूं। बी ए कॉस थीटा, जनरल फार्मूला यही होता है। सपोज करो यही लूप है तुम्हारा कंडक्टिंग लूप, इमेजिन करो एक कंडक्टिंग वायर है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अभी देखो तो फ्लक्स एरिया भी इधर, मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड भी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए। अब मैं इस लूप को घुमाना शुरू कर देता हूं, तो देखो तो फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि कम लाइंस पास करेगा। पहले ज़्यादा लाइंस पास कर रहा है, अब ऐसे घुमाना शुरू करूंगा तो कम लाइंस पास करना शुरू करेगा। और जैसे ये कर दूंगा, अब कोई भी लाइंस इस एरिया से पास नहीं करेगा, फ्लक्स जीरो, मैक्सिमम फ्लक्स, फ्लक्स घट रहा है, घटते 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 जीरो, फिर मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ते 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 मैक्सिमम। तो यहां पर फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है, एंगल के कारण। मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। अभी मैं रफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां वेरिएबल सिर्फ थीटा है, तो यहां से मैं डी फाई बाई डी टी देखना चाहता हूं। बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको चेन रूल से डी बाई डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी कितना, बी ए
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ओमेगा यानी क्या, एंगुलर स्पीड। अच्छा, एरिया को मैं एस भी लिख रहा था, एरिया को यहाँ ए लिखा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया को ए से भी लिखते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बी ए साइन थीटा, डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस लूप का एंगुलर स्पीड, जो रोटेट कर रहा है उसका अपना एंगुलर स्पीड होगा, तो कितना बनेगा, माइनस बी ए ओमेगा साइन थीटा। ई एम एफ इक्वल टू जानते हो माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये वाला वैल्यू रखोगे बी ए ओमेगा साइन थीटा। ये जो ईएमएफ है, घर में शादी ब्याह में हम लोग जनरेटर यूज करते हैं, तो उस जनरेटर से जब लाइट नहीं हो तो जनरेटर जो यूज करते हैं, वो उस जनरेटर में जो पावर प्रोडक्शन होता है वो इसी मेथड से होता है। देखो तो ईएमएफ चेंज होता है, सॉरी ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण। और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा होता है, दो मैग्नेट के पोल्स, एक मैग्नेट ये और दूसरा मैग्नेट ये, दोनों एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहता है, और इसके बीच मैग्नेट, इसके बीच कंडक्टिंग लूप रहता है। वो कंडक्टिंग लूप इस तरह से रोटेट करता रहता है कंटिन्यूअस, ये इस तरह से रोटेट करता रहता है। तो क्या होता है, उस लूप से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ईएमएफ मैं दिखा रहा हूँ, यही ईएमएफ जनरेटर में प्रोडक्शन होता है, और यही ईएमएफ पावर प्लांट में भी इसी मेथड से ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। तो पावर प्लांट में या जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं। अब ये जो लूप रोटेट करवाते हैं, वो लूप किसके तरीके से, किस रीजन से रोटेट करवाते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग पावर का नाम देते हैं। जैसे हाइड्रो पावर, तो हाइड्रो पावर में जो लूप का रोटेशन होता है वो वाटर के फ्लो के कारण होता है, इसलिए उसे हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। अपने को करना क्या रहता है पावर प्रोडक्शन के लिए, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, एक लूप को, कंडक्टिंग लूप को दो मैग्नेट के बीच रोटेट करवाना पड़ता है। अब रोटेट कैसे करवाओगे, वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब हम जनरेटर यूज़ करते हैं, जो घर में हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, उसको क्या ऑयल यूज़ करके ऑयल से चलाते हैं उस जनरेटर को। तो जो अपना लूप होता है, ये लूप एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो मैग्नेट के बीच लूप भी रोटेट करेगा, और लूप रोटेट करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये तो स्मॉल स्केल पर करते हैं। पावर प्रोडक्शन जो करते हैं, हाइड्रो पावर या फिर गैस पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं सब में हम लोग लूप को ही रोटेट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। अब इस लूप को रोटेट करने के लिए तुम कौन से एनर्जी का यूज़ करते हो। अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हो तो बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी लूप को रोटेट करने के लिए अगर वाटर के फ्लो का यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अगर कोल के कारण, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी का यूज़ हम इस लूप को रोटेट करने के लिए करते हैं, तो कोल पावर प्लांट बोलते हैं। तो पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या है, एक लूप को दो मैग्नेट के पोल्स के बीच रोटेट करवाया जाता है, और उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो यही ईएमएफ होता है। फाइनली ईएमएफ का प्रोडक्शन मैंने कितने तरीके से सिखाया तुम्हें। फ्लक्स का चेंज करने का तरीका, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका। तो देखो तो एंगल चेंज करने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस यही लिखेंगे हम लोग। अभी तो मैंने सिर्फ इसके कारण सिर्फ ये बताया कि होता है, मैग्नीट्यूड वाइज मैंने नहीं बताया। मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ मैंने किसका बताया है,
एंगल चेंज के कारण। अब मैं इसके और इसके कारण ईएमएफ तुम्हें दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। इसको वैरी करवा करके और इसको वैरी करवा करके ईएमएफ लिखता हूँ। इसको वैरी करवा करके ईएमएफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो फ्लक्स फिर से मैं लिख रहा हूँ, यही लिखता हूँ बी ए कॉस थीटा। मान लो थीटा फिक्स है, थीटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग 0 भी हो सकता है, 90 हो गया तो फ्लक्स चेंज करेगा ही नहीं। देख लो, तो 90 के अलावा थीटा कोई भी फिक्स वैल्यू है, 90 बोल लो या फिर 270 बोल लो। 90 और 270 मतलब यहाँ काला वैल्यू एंगल का नहीं होना चाहिए। तो थीटा फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो मैं D5 ईएमएफ के लिए अपने को क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं d5/dt फाइंड करूंगा। चेंज क्या कर रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं d5/dt लिखूंगा। क्वेश्चन में बता दिया कि मेरा एरिया भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए कॉस थीटा मैं बाहर कर लेता हूं, वैरी क्या कर रहा है dv/dt ये। और क्वेश्चन में तुम्हें बता देगा कि पर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला पर सेकंड वैरी कर रहा है, यानी dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है 10 टेस्ला पर सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, -d5/dt है। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, dv/dt a cos थीटा। ये मेरा ईएमएफ हो गया। दो तरीके से मैंने ईएमएफ बताया, एंगल के चेंजिंग के कारण, ईएमएफ कितना, बी ए ओमेगा साइन थीटा। ये हो गया। अब मैं क्या एरिया के चेंजिंग के कारण दिखाता हूं तुम्हें। ये तो ईएमएफ हो गया। अब एरिया के कारण, अच्छा एरिया में हो सकता है कि तुम्हारा लूप सर्कुलर हो जाए, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, πr²। तो मैं वैसे लिखता हूं, अब मान लो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बोल दे कि इस लूप का रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। मान लो यही लूप है, सर्कुलर लूप है, इसका एरिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। देख लो, रेडियस बोलो या एरिया बोलो, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ये फ्लक्स का चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, रेडियस चेंज, और रेडियस चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। तो वो रेडियस तुम्हें बता सकता है, बढ़ भी रहा है या घट रहा है। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि लूप तुम्हें सर्कुलर ही दे, अगर स्क्वायर दे दे तो एरिया क्या हो जाएगा, l²। अब l² में इसका लेंथ घट भी सकता है एरिया का, ऐसे हो जाए, तो कंटिन्यूअसली एरिया घट रहा है, यह एरिया किसी तरह से बढ़ रहा है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहेगा वैसे तुम सोचना। तो यहां से मैं ईएमएफ के लिए मुझे चाहिए d5/dt। मुझे बोल रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, रेडियस वैरी कर रहा है, ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है, πb cos थीटा तो कांस्टेंट है, dr²/dt t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, r² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में नहीं r के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो इसको चेन रूल से d5/dt = πb cos थीटा dr/dt चेन रूल से ये सेट करेंगे। और इसका वैल्यू क्या, 2r, 2 पाई
आर बी कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी। तो अगर तुम्हारा लूप सर्कुलर रहे और उसका रेडियस वेरी करे तो उसके कारण ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 पाई आर बी कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी। इन तीनों मेथड से क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैं तुम्हें बता देता हूं कि एसी वर्मा में कौन कौन से क्वेश्चन इससे हैं। तो तीनों मेथड से क्वेश्चन रहेंगे। मान लो इसी मेथड से क्वेश्चन रहा, बोल देगा, मैं इसी से रिलेट करता हूं क्वेश्चन को, तो मैं ऐसे बोल देगा कि कोई लूप, इस बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस बोर्ड के प्लेन में एक लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप, जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है। रेडियस का बोलेगा कि रेडियस 1 मिलीमीटर पर सेकंड वैरी कर रहा है, ऐसे बोल देगा तुम्हें, 1 मिलीमीटर पर सेकंड वैरी कर रहा है। तो जब इसका रेडियस 2 मीटर हो, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू भी दे देगा, मान लो 10 टेस्ला। जब इसका रेडियस 2 मीटर हो इस लूप का, उस वक्त इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो देखो, तो 2 पाई तो नंबर है, इसका वैल्यू 2 इंटू 3.14, आर कितना जब 2 मीटर था, बी कितना 10 टेस्ला, थीटा कितना, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और एरिया भी अंदर, cos 01 डी आर अपॉन डी टी, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको एसआई में करेंगे, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकंड। एसआई में करना है इसको, तो एसआई में वैल्यू कितना, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो। ये वोल्ट में आएगा, सब कुछ एसआई में रखा है तो वोल्ट में आएगा। इस तरह से कभी तुम्हें ईएमएफ पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग के कारण, कभी एरिया के कारण, कभी एंगल के कारण। अब मैं इसके सारे क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से हैं एसी वर्मा में। अच्छा, इससे भी, ये तो थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया है, इससे भी आसान सिचुएशन का क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो तुम्हें ऐसे बोल दे, फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, AT² + BT + C, A B C कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना। तो ईएमएफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाय d∅/dt। डायरेक्शन तो अपने को देखना ही नहीं है, इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा। जहाँ पर डायरेक्शन लगाना रहेगा, ऐसे भी डायरेक्शन के लिए माइनस लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेंज लॉ में डायरेक्ट माइनस लगा करके नहीं, अपने को मैग्नीट्यूड प्लस मान के देख लो और डायरेक्शन लेंज लॉ से देख लो, क्योंकि मैंने लेंज लॉ सिखा दिया है। तो मैग्नीट्यूड कितना, डिफरेंशिएशन करूंगा, ए कांस्टेंट है, 2AT + B + 0, यही तुम्हारा ईएमएफ होगा। अगर ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है तो जिस टाइम पर पूछेगा ईएमएफ, उस टाइम पर ईएमएफ हम लोग बता सकते हैं। एससी वर्मा में ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें। अच्छा, यहां से तुम एक चीज और सीख सकते हो। मान लो यही क्वेश्चन दे दे और तुमसे पूछ दे ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ, सी का डायमेंशन बताओ, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये फ्लक्स तो ये भी फ्लक्स, तो ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, सी फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डायमेंशन लिख दो। बीटी फ्लक्स है, बीटी फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डायमेंशन, टी का डायमेंशन। ए में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया नीचे T²। तो अपने आप में देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं।
इसके अलावा मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। अभी मैंने ईएमएफ क्या बताया था, डी फाई बाई डी टी। ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अपने को एवरेज ईएमएफ पूछे तो कैसे लिखेंगे, ये पता है इंस्टेंटेनियस है। ये एवरेज ईएमएफ फ्लक्स का चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज ईएमएफ ऐसे लिखेंगे। अब इससे कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसको देखो। इसमें भी एससी वर्मा में दिया हुआ है इसके टाइप के क्वेश्चन भी। सपोज करो ये कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है। सिर्फ ये देखो, इमेजिन करो ये वायर है तुम्हारा, यही तुम्हारा कंडक्टिंग वायर है। अभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गए। देखो तो जीरो फ्लक्स से कुछ फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स का चेंज कितना, अभी का फ्लक्स एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स फाइनल फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स जीरो है, और मुझे यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा होगा लाने में, तो टाइम इंटरवल भी बता देगा और फ्लक्स का चेंजिंग भी तुम्हें पता है। तो यहाँ से मैं यहाँ ले गया, जीरो फ्लक्स से फ्लक्स कर दिया, मतलब फ्लक्स चेंज कर दिया, और फ्लक्स चेंज कर दिया तो फ्लक्स का चेंज भी पता है। फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स पता है, इनिशियल फ्लक्स जीरो, यानी फाइनल फ्लक्स ही फ्लक्स का चेंज, और यहाँ से यहाँ ले जाने में टाइम भी तुम्हें पता है। एवरेज ईएमएफ निकल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ लाने में फ्लक्स पूछ सकता है, तो देखो तो यहाँ से यहाँ फ्लक्स तुम्हारा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स, अच्छा डायरेक्शन का बात ही नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्शन का बात ही नहीं करेंगे। अभी फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फ्लक्स घटा तो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब तुम्हें ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ ले गए, वापस यहाँ से यहाँ लाए, तो इस कंप्लीट जर्नी का तुम ईएमएफ बताओ। तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ क्लॉक, एक के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज ईएमएफ, तो दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से यहाँ के लिए ईएमएफ बनेगा या यहाँ से यहाँ के लिए, लेकिन कंप्लीट इस जर्नी के लिए बोल दे तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। इधर से इधर के लिए अगर क्लॉकवाइज हुआ है तो इधर से इधर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, या फिर एससी वर्मा में एक ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग dv अपॉन dt तुम फाइंड कर सकते हो। टाइम एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो dv अपॉन dt अगर स्ट्रेट लाइन हुआ, तो अगर कर्व हुआ तो एवरेज देखेंगे हम लोग, तो एवरेज ईएमएफ मिलेगा। अगर ये कर्व रहा, देखो तो ये कर्व है, कर्व है तो हम लोग एवरेज वैल्यू देखेंगे। फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इसके अकॉर्डिंग इसमें हर एक टाइम इंटरवल में पूछा है, तो देख लो इधर तो बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ने और घटने के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस तो होगा ना, एक के कारण प्लस होगा तो दूसरे के कारण माइनस होगा। यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ निगेटिव, याद करो फ्लक्स बढ़े तो ये पॉजिटिव तो ओवरऑल ईएमएफ निगेटिव, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ निगेटिव, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ पॉजिटिव। तो एससी वर्मा में अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बोलने वाला हूँ, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो तुम्हें
वर्कआउट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन तुम उसको ढक लेना, उसके आंसर को, सॉल्यूशन को ढक लेना और फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा सेकंड क्वेश्चन भी वर्कआउट का, सबसे पहले क्वेश्चन तुम वर्कआउट का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आ जाओ एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तुम कहाँ तक कर सकते हो? एक्सरसाइज का सेकंड से लेकर 13 तक, सेकंड से लेकर 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन इधर से भी है जो मैंने, याद करो, लूप के रोटेशन के कारण एक्सप्लेन किया था, ईएमएफ। उसके लिए क्वेश्चन कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, 23, 23 तो तुम इतना क्वेश्चन करना, 22, 23 और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 13 तक। हालांकि 13 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं ही सॉल्व करूंगा, अगर तुमसे हो जाए तो अच्छी बात है। और वर्कआउट का 2 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करना, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।